नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम फिर से एक नए विषय को आपके सामने लेके उपस्थित हुए हैं और आज वो विषय है हिंदी स्वातंत्रोत्तर कहानी। हिंदी कहानी की विकास यात्रा पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था क्या क्या, उसकी चर्चा करेंगे। कल हमने कहानी की विकास यात्रा में पढ़ा था पूर्व प्रेमचंद युग, फिर इसके बाद प्रेमचंद युग, फिर पढ़ा था प्रेमचंदोत्तर युग या मनोविश्लेषणवादी युग, मनोविश्लेषणवादी युग, फिर पढ़ा था स्वातंत्रोत्तर युग। तो स्वातंत्रोत्तर युग के प्रमुख कहानीकारों के विषय में हमने चर्चा भी किया था। अब देखिए, स्वातंत्रोत्तर जो कहानियाँ लिखी गई, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्वतंत्रता प्लस उत्तर बराबर स्वातंत्रोत्तर। स्वतंत्रता अर्थात स्वच्छंद होकर, उत्तर अर्थात स्वतंत्रता के बाद जो लिखी गई कहानियाँ हैं उन्हें स्वातंत्रोत्तर कहानियाँ कहा जाता है। अब ये कहानियाँ जो आई, कुछ नए विषयों को लेकर आई। वो नए विषय क्या क्या थे? वो नए विषय ये थे कि अब इसमें राष्ट्रीयता की भावना जगाकर देश को स्वतंत्र कराना नहीं है, क्योंकि देश तो स्वतंत्र हो चुका है। अब अपनी जो समस्या है उसको लेकर कहानियाँ लिखी गई। तो जब ये कहानियाँ लिखी गई तो स्वातंत्रोत्तर कहानी के युग में कहानी की कई विधाओं का जन्म हुआ। ठीक, सबसे पहले आई नई कहानी। कुछ विद्वान इसका समय 54 मानते हैं, कुछ 55, कुछ 56। तो हम 1954 में जो जगदीश चतुर्वेदी ने लेख प्रकाशित किया था नई कहानी के नाम से, इसी कारण हम नई कहानी का समय 1954 मानेंगे। ठीक, फिर इसके बाद नई कहानी के उन्नायकों की चर्चा करें। नई कहानी के उन्नायक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, इन तीनों ने मिलकर के नई कहानी आंदोलन को जन्म दिया। फिर इसके बाद अकहानी आंदोलन। अकहानी आंदोलन के दो नाम प्रचलित हैं। अकहानी आंदोलन को कुछ विद्वान कहते हैं इसका नाम समकालीन कहानी है, और बाद के आलोचकों ने नाम दिया कि ये अकहानी है। अकहानी का तात्पर्य क्या है? अश्लील कहानी। अकहानी का तात्पर्य क्या है? अश्लील कहानी। इसके विषय में भी, इस समय के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसका समय 1958 मानते हैं और कुछ विद्वान इसका समय 1960 मानते हैं। तो ये दो विद्वानों के मतभेद पर आधारित है। इसके प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी, जगदीश चौबे, और फिर इसके बाद गंगा प्रसाद विमल। इन दो लोगों ने, गंगा प्रसाद विमल, इन दो विद्वानों ने समकालीन कहानी या अकहानी आंदोलन को जन्म दिया। कहानी से तात्पर्य अश्लील कहानी। फिर इसके बाद छोटी छोटी कहानी आंदोलन इस स्वातंत्रोत्तर युग में पनपते रहे। स्वातंत्रोत्तर युग का समय माना जाता है 1955 या 1954 से अब तक। तो जो लेखक थे अपने मस्तिष्क के हिसाब से कुछ नई कहानी अभी तक लिख रहे हैं, कुछ समकालीन कहानी या अकहानी लिख रहे हैं, और कुछ विद्वान क्या, महीप सिंह ने
देखा कि सन 1964 ईस्वी में उनकी बात नहीं मानी जा रही है, तो उन्होंने एक कहानी आंदोलन को जन्म दिया, जिस कहानी आंदोलन का नाम हुआ सचेतन कहानी। इसका समय माना जाता है 1964। इसके प्रवर्तक कौन है? महीप सिंह। कौन है? महीप सिंह। फिर इसके बाद सहज कहानी आंदोलन पनपा। सहज कहानी, यह आंदोलन 1968 ईस्वी में पनपा, और 1968 ईस्वी में पनपा तो इसके प्रवर्तक कौन थे? अमृत राय, यानी प्रेमचंद राय के पुत्र, मुंशी प्रेमचंद राय के पुत्र का नाम अमृत राय है। उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी इतने विद्वान थे और उन्होंने लोगों को कहानी लेखन के लिए प्रेरित किया था, किंतु मेरा तो कोई कहानी आंदोलन ही नहीं है। इस वजह से इन्होंने सहज कहानी आंदोलन को जन्म दिया। फिर इसके बाद अगला कहानी आंदोलन चला। धीरे धीरे नई कहानी आंदोलन से लोग उब चुके थे और उसमें राजेंद्र यादव अपने हिसाब से उस कहानी के सिद्धांत और मानक निर्धारित करने लगे थे। तो ये बात कमलेश्वर को बुरी लगी, तो कमलेश्वर ने सन 1972 ईस्वी में एक कहानी आंदोलन चलाया, जिसका नाम समांतर कहानी आंदोलन है। और यह आंदोलन कब चला? 1972 में। चलाया किसने? कमलेश्वर ने। ठीक, कमलेश्वर। इनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है राजा निर्बंसिया, जगपति और चंदा की कहानी को लेकर जो लिखी गई है। अब जब समांतर कहानी आंदोलन चल रहा था, तो उसी के लगभग 6-7 वर्ष बाद सन 1979 ईस्वी में सक्रिय कहानी आंदोलन चल पड़ा। सक्रिय कहानी आंदोलन, और ये 1979 में चल पड़ा। इसके उन्नायकों में से राकेश वत्स का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। किसका? राकेश वत्स। ये इस कहानी आंदोलन के प्रवर्तक थे। इन्होंने सक्रिय कहानी को जन्म दिया। इसके बाद जनवादी कहानी आंदोलन चला, और यह आंदोलन सन 1982 में चला। और इसके प्रवर्तक कोई लेखक नहीं थे, एक जनवादी लेखक संघ नई दिल्ली में है, वही था जनवादी लेखक संघ। जनवादी लेखक संघ ने जनवादी कहानी आंदोलन चलाया, जो 1982 में चला। ये तो रही इस कहानी आंदोलन की बात। इसके बाद 2 कहानी आंदोलन और चले, अचेतन कहानी और जन कहानी। इसके प्रवर्तक अभी निर्धारित नहीं है। अचेतन कहानी और जन कहानी। अचेतन कहानी और जन कहानी। इसके समय और अभी इसके प्रवर्तक का पता नहीं चल सका है, तो जैसे ही चलेगा उस पर विशेष चर्चा होगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका खींच सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे नई कहानी आंदोलन के बारे में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ सन 1947 ईस्वी में,
तो एक बात बड़ी तेजी से चल पड़ी। वो बात क्या थी कि कहानियों के नएपन की वो बात थी कि अब कहानी में कुछ नया क्या हो सकता है। और तो कहने का तात्पर्य ये है कि 1950 के बाद अब देश की समस्याओं में नए अमूर्त चिंतन प्रकाश में आने लगे थे, नएपन की सुगबुगाहट होने लगी थी। अब जैसे देश में जगह जगह पर स्वास्थ्य केंद्र स्थापित होने लगे थे, विश्वविद्यालय बनने लगे थे, स्कूल बनने लगे थे और प्राथमिक विद्यालय बनने लगे थे, ऐसी ही हर जगह विकास की बयार बहने लगी थी। तो उसे देख करके अब जो पुरानी समस्याएं थी वो दूर हो गई, जैसे कृषक जीवन की समस्या या गुलामी की समस्या, वो सब अब नहीं रही थी। अब नए प्रतिमान आने लगे थे। तो उन प्रतिमानों का प्रतिकार करने के लिए राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर ने एक कहानी आंदोलन चलाया और उस कहानी को क्या नाम दिया? नई कहानी। नई अर्थात नएपन को साथ लेकर चलने वाली कहानी, जिसमें क्या क्या बातें थी? व्यक्तिवाद, यथार्थवाद, इसमें व्यक्तिवाद, यथार्थवाद, नई कहानी में व्यक्तिवाद का चित्र खींचा गया है। व्यक्तिवाद से तात्पर्य इसमें जो लेखक है स्वयं को महान मानता है और अपने समकक्ष सभी को तुच्छ मानता है, ये भाव है। अथवा जो कहानी लिख रहा है उसमें कहानी का जो नायक है वो सर्वशक्तिमान है और उसके सामने जो प्रतिनायक है या अन्य जो पात्र हैं वो तुच्छ से प्रतीत होते हैं। यथार्थवाद, सच्चाई का पूरा ऐसा चित्र खींचा गया है कि उसमें झूठ का या कल्पना का तनिक भी समावेश नहीं हो पाया है। इसके बाद नया भावबोध, इस कहानी में, नई कहानी में नए तरह की भावनाओं को जन्म दिया गया है। अर्थात जो पुरानी भावनाएं थी ईश्वर के प्रति आस्था, उस आस्था पर कुठाराघात किया गया है। आधुनिकता बोध, आधुनिकता यानी नए नए जो प्रतीक थे, बिंब थे, उनको अपनाया गया है। जैसे ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्री को कहानी का केंद्रीय विषय बनाना, बस में चल रहे यात्री को कहानी का केंद्रीय विषय बनाना, इसी क्रम में अस्पताल के डॉक्टर का, विद्यालय के मास्टर का चित्र इसी रूप में खींचा गया है, नए ढंग से खींचा गया है। अनुभूतिवाद, अनुभूति का अर्थ ये है कि जो मन में चलने वाली भावनाएं हैं, अनुभूतियां हैं, मन की सोच को यथार्थ रूप में चित्रित किया गया है। अहमवाद, अहमवाद यानी जो कहानी का नायक है वो घमंडी किस्म का है। इसके बाद चेतना, सामाजिक स्वतंत्रता के लिए चैतन्य होना चाहिए। जैसे पहले है तो पहले बालकों को दबा कर रखा जाता था, स्त्रियों को दबा कर रखा जाता था, किंतु इसमें स्त्री की स्वतंत्रता और छोटे बच्चों की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है। स्त्री पुरुष संबंध का चित्रण, कि स्त्री पुरुष किस तरह से वर्तमान समय में जीवन जी रहे हैं, उसके चित्र को भी नई कहानी में खींचा गया है। और खींचने का काम किसने किया है? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर ने। यहाँ ये भी बात नोट करने योग्य है कि राजेंद्र यादव ने एक परिभाषा भी नई कहानी की दी। किसने? राजेंद्र यादव ने नई कहानी की परिभाषा दी कि मानवता, राष्ट्रीयता, सत्य, धर्म और नैतिकता, प्राचीन गौरव आदि सब छलावे हैं,
जिनके प्रति किसी कलाकार का आस्थावान होना अनुचित है। मार्कंडेय जो इस कहानी की समीक्षा करते हुए मार्कंडेय क्या लिख रहे हैं? मार्कंडेय ये बताते हैं कि इस युग में नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थ में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने क्या कहा कि नए पहलू पर आधारित जो लेख है वो कहानियां हैं। राजेंद्र यादव ने क्या कहा कि छल छद्म जाति व्यवस्था धर्म इत्यादि सब छलावे हैं और जिनके प्रति किसी कलाकार का या कहानीकार का उस पर आश्रित होकर लेखन करना अनुचित है, और जहाँ ऐसे नियमों का पालन हुआ है वो क्या है? नई कहानी है। अब अगले कहानी आंदोलन पर हम चलते हैं। इसके बाद तीसरा कहानी आंदोलन चल पड़ा, दूसरा कहानी आंदोलन, कहानी आंदोलन, जिसका समय 1958 और 1960 माना जाता है। जगदीश चतुर्वेदी और गंगा प्रसाद विमल इसके उन्नायक हैं। अब कहानी में क्या क्या गुण होने चाहिए वो एक एक करके मैं आपको गिनाता हूँ। सबसे पहली बात है, ये तो अवगुण है। कहानी का अर्थ है, का अर्थ अश्लील, का अर्थ कहानी। अश्लील कहना ही कहानी है। यह ऐसा कहानी आंदोलन है जिसमें स्वीकृत मूल्यों का अस्वीकार दिखाई पड़ता है। स्वीकृत मूल्य जैसे हैं संस्कार है, नैतिकता है, उनको इस कहानी आंदोलन के उन नायकों ने पूरी तरह से त्याग दिया है। और फिर इसके बाद दूसरा, नास्तिकता। ये पूरी तरह से नास्तिक हैं, ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं। ईश्वर की निंदा करना इस कहानी लेखकों का प्रमुख उद्देश्य है। अति यथार्थवादी चित्र खींचा है, अति यथार्थवादी चित्र खींचा है। उच्छृंखलता का चित्र इस कहानीकारों ने खींचा है, इस युग के कहानीकारों ने खींचा है। इसके बाद यौनाचार। अगर जैसे आपसे पूछा जाता है तो इन हेडिंगों के अंतर्गत 10-10 लाइन लिखिए, या अगर क्रम मिलाने के लिए देता है कि निम्न में से कहानी का गुण कौन कौन सा है या कहानी की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ताकि आप सब बता पाएं। इसके साथ पशुओं के साथ मानव का अस्वीकृत संबंध भी इस युग के कहानीकारों ने अपनी कहानियों में लिखा है। इसके बाद कामावस्था का चित्रण भी इस युग के कहानीकारों ने अपनी कहानियों में लिखा है। तो कहने के तात्पर्य यह है कि यह एक ऐसा कहानी आंदोलन था जिसमें स्वीकृत मूल्यों को न स्वीकार करके अपने स्वतंत्र अस्तित्व, नास्तिकता, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, उत्शृंखल भावना, यौनाचार, पशुओं के साथ मानव का अस्वीकृत संबंध, कामावस्था
के स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा कहानीकारों ने की थी। इस आंदोलन में एक और बात थी कि व्यक्तिनिष्ठ यथार्थवाद और घोर व्यक्तिवाद का चित्र खींचा गया था। अब इसमें दो लोगों ने तो लिखा ही है, जगदीश चतुर्वेदी और गंगा प्रसाद विमल। इसके अलावा कृष्ण बलदेव वैद्य, रमेश बख्शी और दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, सुदर्शन चोपड़ा, श्याम परमार, इन सभी विद्वानों ने भी कहानी आंदोलन में लेखन कार्य किया था। तो ध्यान दीजिए, इस कहानी में इतने तत्व पाए जाते हैं और इसके लेखक कौन है। इस आंदोलन से प्रभावित होकर किसने लिखा? जगदीश चौबे, गंगा प्रसाद विमल, श्याम परमार, कृष्ण बलदेव वैद्य, रमेश बख्शी, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया और सुदर्शन चोपड़ा ने। फिर इसके बाद अगला कहानी आंदोलन इस प्रकार चल पड़ा। अब ये जो सचेतन कहानी आंदोलन था, यह नई कहानी की प्रतिद्वंदिता और प्रतिक्रिया के स्वरूप में हिंदी साहित्य में प्रकट हुआ। इसके प्रवर्तक कौन थे? महीप सिंह। कब प्रकाशित हुआ? 1964, यानी 10 साल बाद, नई कहानी के 10 साल बाद। महीप सिंह ने क्या कहा? सबसे पहले तो एक पत्रिका थी, आधार नामक पत्रिका में इन्होंने इस आंदोलन को जन्म दिया। किस पत्रिका में? आधार। अब जो नई कहानी की विशेषता है उसके ठीक उलट इन्होंने सचेतन कहानी के विशेषांक को निकाला और उसकी विशेषता बताई। और महीप सिंह ने स्वयं कहा कि सचेतना या सचेतन कहानी एक दृष्टि है जिसमें जीवन को जिया जाता है और जाना भी जाता है। यह जीवन से भागती नहीं, उसमें प्रवृत्त होती है। तो क्या क्या बातें विशेष रूप से हैं इसमें? जीवन जीने की कला पहली बात है। अब इसके बाद दूसरा, जीवन के प्रति आकर्षण, यानी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं उन प्रयासों को करना। वैचारिकता का समावेश, इस युग की कहानियों में वैचारिकता की भी प्रवृत्ति दिखाई देती है। समावेश। फिर इसके बाद नैतिकता भी इस युग के कहानी की विशेषता है। संस्कार व पौराणिक विषयों का समावेश। जीवन संघर्ष की गाथा का चित्र इसमें खींचा गया है। अब इसके बाद अंतिम, सामाजिक चेतना, समाज को कैसे एक रखा जा सकता है और उसमें जो राजनीतिक लोग हैं जो जहर घोलने का काम कर रहे हैं, ऐसे समाज में रहने वाले लोगों को कैसे एक किया जा सकता है, उस बात का चित्र खींचा गया
है। इसे इसके प्रमुख लेखकों में सबसे पहले तो महीप सिंह है, दूसरे नंबर पर मनहर चौहान, महीप सिंह, मनहर चौहान, राजकुमार भ्रमर, सुखबीर, बलराज पंडित, कुलभूषण, बलराज पंडित, कुलभूषण, वेदराही, हिमांशु जोशी। इसके बाद सुदर्शन चोपड़ा और अंत में देवेंद्र सत्यार्थी। लिखने के लिए तो अभी भी बहुत सारे लेखक इस लेखन में प्रवृत्त हैं, लेकिन इतने लोगों ने मुख्य रूप से लेखन कार्य किया है जो अभी तक परीक्षाओं में पूछा गया है, उसकी चर्चा मैं आपसे कर चुका हूँ। महीप सिंह, मनहर चौहान, राजकुमार, सुखबीर, बलराज पंडित, कुलभूषण, वेदराही और हिमांशु जोशी, सुदर्शन चोपड़ा और देवेंद्र सत्यार्थी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछेगा कि सचेतन कहानी से क्या तात्पर्य है, तो जीवन जीने की कला, जीवन जीने के प्रति आकर्षण, वैचारिकता का समावेश, नैतिकता, संस्कार व पौराणिक विषयों के समावेश को लेकर चलने वाली, जीवन संघर्ष की गाथा कहने वाली, सामाजिक चेतना को जागृत करने वाली कहानी का नाम सचेतन कहानी है। यह कहानी आंदोलन 1964 में प्रकाशित हुआ और इसके प्रवर्तक डॉक्टर महीप सिंह थे। अब अगले कहानी आंदोलन की तरफ हम चलते हैं, जिस कहानी का नाम है सहज कहानी। ठीक, अब सहज कहानी आंदोलन सन 1968 में चला और इसके प्रकाशक कौन थे? अमृत राय। पिता का नाम इनके प्रेमचंद, माता का नाम शिवरानी देवी। अब सहज कहानी आंदोलन जो था, यह कहानी के लक्ष्य अपने कहानीपन को खोकर जीवन की प्रस्तुति के रूप में प्रस्तुत करते हुए जीवन के कटु सत्यों और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करने वाला कहानी आंदोलन था। तो देखिए, इसमें सबसे पहले लक्ष्य प्राप्ति, यानी कहानी का जो नायक होगा वो किसी बात के लिए संघर्ष करेगा और अंततः उसमें सफल होगा। जैसे आप सब पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे और सफल हो जाएंगे। ये क्या है? लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसने प्रेरित किया? सहज कहानी आंदोलन ने। और इसके बाद दूसरी विशेषता क्या है? जीवन की सहज प्रस्तुति के चित्र को भी इसमें खींचा गया है। फिर इसके बाद भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया है कि कैसे भ्रष्टाचार आज के नेता कर रहे हैं। समाजवाद के पीछे लोभ, क्योंकि उस समय समाजवादी आंदोलन तेजी से चला था, तो उसके पीछे जो लोभ छिपा हुआ था नेताओं का, उसका चित्र यहाँ खींचा गया है। किस कहानी आंदोलन में? सहज कहानी आंदोलन में। इसके बाद जीवन के कटु सत्य का प्रस्तुतिकरण।
फिर जीवन के कटु सत्यों के प्रस्तुतिकरण के बाद नवीन समीक्षा दृष्टिकोण की प्रधानता और फल प्राप्ति की लालसा। इस युग के कहानीकारों ने लक्ष्य प्राप्ति, जीवन के प्रति सहज सहानुभूति, भ्रष्टाचार का उल्लेख, समाजवाद के पीछे इनके लोभ छिपा हुआ था, कटु सत्य को प्रस्तुत करने वाले थे। नवीन समीक्षा और नवीन दृष्टिकोण की प्रधानता थी। फल प्राप्ति की लालसा भी इस कहानी आंदोलन में निहित थी, जिसके प्रवर्तक अमृत राय थे। अमृत राय अगर आपसे पूछा जाए कि पहला सहज कहानी आंदोलन से संबंधित कहानी कौन सी थी, तो तिरंगा कफन, क्योंकि आज 26 जनवरी है, इसलिए तिरंगा कफन आपको याद रहेगा। तिरंगा कफन ये सहज कहानी आंदोलन की प्रथम कहानी थी। अब इसके बाद आगे की कहानी है, जैसे मैंने आपसे पहले ही बताया था कि सचेतन कहानी नई कहानी के विरोध में उत्पन्न हुआ था, उसी तरह अकहानी के विरोध में समांतर कहानी का उदय हुआ। इसके प्रवर्तक कमलेश्वर थे। यह कहानी आंदोलन 1972 में दिखाई दिया। हालांकि ये सन 1971 से इसकी घोषणा हो चुकी थी, किंतु कोई नई कहानी नहीं लिखी गई थी, जिस वजह से इसे नया कहानी आंदोलन सन 1972 में स्वीकार किया गया। अब इस युग की कहानियों में क्या क्या गुण थे, उसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। सबसे पहली बात इस युग कहानी आंदोलन की ये थी कि भोगवादी प्रवृत्तियों का विरोध। भोगवादी यानी काम भावना का विरोध, प्रवृत्तियों का विरोध, जीवन का चिंतन। दूसरी क्या विशेषता थी? जीवन का चिंतन। और इसके बाद अयास प्रेतों का विद्रोह। इस युग कहानी आंदोलन के लेखकों ने, जो अकहानीकार थे, उनका बहुत ज़्यादा विद्रोह किया। जीवन की परिस्थितियों व समस्याओं का चित्र का वास्तविक चित्र इस युग के कहानीकारों ने खींचा था। और इसके बाद समाज व जीवन की समस्या का चित्रण इस युग के कहानीकारों ने किया था। बेरोजगारी की समस्या का चित्रण, भूखमरी व उसके उपायों का भी चित्र इस युग के कहानीकारों ने वास्तविक चित्र खींचने का प्रयास किया था। तो समांतर कहानी आंदोलन बड़ा ही व्यवस्थित और समुचित कहानी आंदोलन था। जिस तरह से नई कहानी आंदोलन था, लगभग ठीक उसी तरह का अकहानी आंदोलन के विरोध में जो कहानी आंदोलन समांतर कहानी खड़ा हुआ, यह बड़ा ही व्यवस्थित था। अब इसमें किसने किसने लेखन कार्य किया, उसकी चर्चा मैं करता हूँ। तो आप जानते हैं कमलेश्वर तो है ही है, कामतानाथ तीसरे नंबर पर, मधुकर सिंह
कामतानाथ, मधुकर सिंह, रमेश उपाध्याय, जितेंद्र भाटिया, धर्मेंद्र गुप्त, इब्राहिम शरीफ, सुदामा पांडे नहीं, यात्री, सुदीप, सतीश जयमाली, सतीश जयमाली। फिर इसके बाद दामोदर सदन, श्रवण कुमार, सनत कुमार, मृदुला गर्ग और कृष्णा सोबती। इनकी बहन है निरुपमा सोबती। ठीक, इतने लोगों ने इस युग के नए कहानी आंदोलन को जन्म दिया था। अब इसके बाद एक और कहानी आंदोलन चला। हालांकि समकालीन कहानी आंदोलन और कहानी आंदोलन एक ही था। तो ये इतना ही आज के वीडियो में, इतना ही। अब जब कल हम मिलेंगे तो उसकी चर्चा आगे करेंगे। जनवादी कहानी आंदोलन की चर्चा कल के वीडियो में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।